everyone, welcome to our new session of KCC tutorials. स्टूडेंट्स, आज हम लोग 10वीं कक्षा का हिंदी लोक भारती का 10वां लेसन ठेस ये पढ़ने जा रहे हैं, जो लिखा गया है वशिष्वर नाथ रेणु इनके द्वारा। बहुत ही अच्छा पाठ है ये ठेस, जो पूरक पठन के लिए हमें दिया गया है। तो आज हम ये पाठ यहाँ पर सीखने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है कि आपको अगर हमारे वीडियोस अच्छे लगते हो, इसका फ़ायदा होता हो, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वशिष्वर नाथ रेणु इनके द्वारा लिखा गया ये ठेस, ये पाठ। इनका परिचय जानते हैं। देखिए क्या है। इनका जन्म 1921 पूर्णिया बिहार में हुआ था और इनका मृत्यु 1977 में हुआ। इनका परिचय। हिंदी कथाधारा का रुख बदलने वाले वशिष्वर नाथ रेणु जी को आज़ादी के बाद प्रेमचंद की संज्ञा दी जाती है। आज़ादी के बाद इनको प्रेमचंद की संज्ञा दी जाती है, मतलब प्रेमचंद जैसा इनका लिखान था। बहुत ही प्रसिद्ध लेखक। आपकी कहानियों और उपन्यासों में आंचलिक जीवन की धुन, गंध, लय, ताल, सुर सुंदरता, कुरूपता स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। बहुत ही अच्छी तरीके से इनके लेखन है। आपकी भाषा शैली में एक जादुई असर मिलता है। भाषा शैली जो ये लेखन करते हैं, इसकी भाषा शैली भी बहुत अद्भुत है, जादुई है। इनकी प्रमुख कृतियाँ कौन सी है, मतलब इन्होंने क्या क्या अभी तक लेखन किया है। मैला आंचल बहुत प्रसिद्ध ये किताब है। परती परिकथा, जुलूस ये उपन्यास है। एक आदिम रात्रि की महक, ठुमरी, अच्छे आदमी इत्यादि कथा संग्रह इनके प्रसिद्ध है। ऋण, जल धन जल, नेपाली क्रांति कथा, रिपोर्टाज आदि इनके किताबें बहुत प्रसिद्ध हुई है। वशिष्वर नाथ रेणु। ये जो पाठ आज हम पढ़ने वाले हैं, इसका नाम है ठेस। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इस पाठ में क्या दिया गया है। गद्य संबंधी क्या इस पाठ में हम क्या पढ़ेंगे। देखिए, प्रस्तुत आंचलिक कहानी बिहार के ग्रामीण जीवन पर आधारित है। हालांकि इनका जन्म बिहार में हुआ था, ये बिहार की ही कहानी बिहार के ग्रामीण जीवन पर आधारित कहानी इन्होंने यहाँ पर बताई है। इस कहानी के माध्यम से कथाकार ने ग्रामीण जीवन, सामाजिक संबंध, कारीगरी, कारीगरों के स्वाभिमान आदि को बड़े ही सुंदर ढंग से चित्रित किया है। ये ग्रामीण जीवन पर आधारित एक कहानी है। कारागिरी मतलब जो स्किल है, ये स्किल कारागिरी क्रिएटिव स्किल, इस पर कैसे ग्रामीण भागों में इसका मान होता है, इस पर ये कहानी आधारित है। इस कहानी में एक सिरचन नाम का इंसान होता है, जो ये कारागिर होता है। उसके ऊपर ये कहानी बीती हुई है, मतलब ये कहानी उसके ऊपर लिखी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। खेतीबाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते। क्यों? देखिए आगे बताया गया है। लोग उसको बेकार ही नहीं बेगार समझते हैं। ये जो सिरचन है, इसकी गिनती गांव के किसान लोग खेतीबाड़ी के समय में नहीं करते। गिनती ना करना मतलब उसको कभी काम में ऐसे गिनते नहीं है कि हाँ ये काम ये कर सकेगा, ये काम वो सिरचन कर सकेगा, ऐसे कभी गिनते ही नहीं थे उसको। लोग उसे बेकार ही नहीं बेगार समझते थे। अभी बेकार मतलब कोई काम का ही नहीं। और बेगार मतलब क्या? बेगार मतलब जो बिना मजदूर के लिए ज़बरदस्ती ऐसे काम करना, इसको बेकार कहते हैं। इसीलिए खेत खलिहान की मजदूरी के लिए कोई नहीं बुलाने जाता है सिरचन को। खेत खलिहानों में जो भी मजदूरी की जाती है, ऐसे कामों में सिरचन को कभी कोई बुलाते नहीं है। क्या होगा उसे बुलाकर? दूसरे मजदूर खेत पहुंचकर 1/3 काम कर चुकेंगे, तब कहीं सिरचन राय हाथ में खुरपी डुलाता हुआ दिखाई पड़ेगा। क्योंकि इसका काम ही ऐसा था, ये जल्दी से आता नहीं था। बहुत सारे मजदूर अगर काम के लिए निकले तो ये खेतों में जाकर अपना 1/3 काम पूरा भी कर दे, तब भी ये सिरचन हमें अभी सिर्फ आता हुआ ही दिखाई पड़ेगा। मतलब ऐसे कह रहे लेखक कि ये बहुत देर से काम में आता था, इसी के कारण इसको बुलाया नहीं जाता था। उसे बेकार समझते थे लोग, बेगार समझते थे। पगडंडी पर तौल तौल कर पाँव रखता हुआ धीरे धीरे ये आते हुए दिखता था। मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और बात है, लेकिन मजदूरी तो दी जाती है, पैसों से काम किया जाता है। मुफ्त में अगर मजदूरी की जाती है तो ठीक अलग बात है।
लेकिन मजदूरी के पैसे भी तो दिए जाते हैं, इसीलिए ये काम पर आना, उस काम को पूरा करना, ये सभी बातें मायने रखती थी। लेकिन ये सिरचन जो था ये बेकार था, ऐसे बर्ताव नहीं करता था, तो इसके लिए उसको उसकी गिनती नहीं की जाती थी किसानों में। आगे देखिए लेखक क्या कह रहे हैं सिरचन के बारे में। आज सिरचन को मुफ्तखोर, कामचोर या चटोर कह ले कोई। एक समय था जब उसकी मड़ैया के पास बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थी। आज ये सिरचन जो है भले ही मुफ्तखोर, कामचोर, चटोर होगा, मतलब लोग उसे ऐसे कहते होंगे। मुफ्तखोर मतलब मुफ्त में ऐसे ही भटकने वाला, काम न करने वाला, कामचोर, चटोर, यहाँ वहाँ घूमने वाला, ऐसा लोग कहते हैं। कह लेने दीजिए, मतलब कह ले कोई। एक समय था जब उसकी मड़ैया के पास बहुत सारे लोग वहाँ पर आते थे, बाबू लोगों की सवारियाँ बंधी रहती थी। बाबू लोगों की मतलब लोगों की, ये बिहारी भाषा है जिसमें ये सभी वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। वहाँ पर मड़ैया मतलब क्या, झोपड़ी। इसका जो घर है झोपड़ी, मड़ैया मतलब झोपड़ी घर। इसके घर के पास बाबू लोगों की सवारियाँ बंधी रहती थी। उसे लोग पूछते ही नहीं थे, उसकी खुशामद भी करते थे। देखिए लोग जब उसके पास आते थे एक समय में, तो इससे बातें करते लोग, उसे सिर्फ पूछते ही नहीं लेकिन उसकी खुशामद भी करते थे। मतलब अच्छा भला, ऐसे खुशामद करना मतलब पूछना कि सब कुछ अच्छा तो है, खुशहाली पूछना, उसको कहते हैं खुशामद करना। तो ऐसा मान सम्मान उसको देते थे लोग एक समय में। अरे सिरचन भाई, अब तो तुम्हारे ही हाथ में यह कारीगरी रह गई है सारे इलाके में। ये जो कारीगर था सिरचन, ये बहुत ही अच्छी कारीगरी करता था, तो लोग कहते थे कि एक तुम्हारे ही हाथ में ये कारीगरी बची हुई है सारे इलाके में। इलाके में मतलब एरिया में, इलाका मतलब क्या, एरिया, पूरे एरिया में तुम ही एक कारागिर हो जो ये कारागिरी करते हो, कारीगरी करते हो। एक दिन का समय निकाल कर चलो, बड़े भैया की चिट्ठी आई है शहर से, सिरचन से एक जोड़ा चिक बनाकर भेज दो। लोग वहाँ कोई तो आता है और उसको कहता है कि अरे सिरचन भाई, अब तो तुम एक समय में, ये पिछली बीती हुई बात लेखक यहाँ पर कह रहे हैं कि एक समय ऐसा था जब लोग उसको पूछा करते थे, उसकी खुशामद किया करते थे। लोग कहते थे अरे सिरचन भाई, अब तो तुम्हारे ही हाथ में यह कारीगरी रह गई है सारे इलाके में। एक दिन समय निकाल कर चलो हमारे साथ। बड़े भाई की हमारी चिट्ठी आई है कि सिरचन से एक जोड़ा चिक बनाकर भेज दे, ऐसी चिट्ठी आई है। लोग ऐसे उनको पूछते थे कि हमें ये बना कर दो, वो बना कर दो, ऐसे सभी जो चीज़ें ये बनाता था सिरचन, ये उनसे बनाने के लिए मांग करते थे लोग। तो ये क्या, एक जोड़ा चिक, चिक मतलब क्या होता है, बाँस की तीलियों का बना हुआ जो पर्दा होता है उसको चिक कहते हैं। तो ये चिक बनाकर देने के लिए इनके भाई ने कहा था एक इंसान के। तो लेखक अभी आगे देखिए क्या कह रहे हैं। मुझे याद है मेरी माँ जब सिरचन को बुलाने के लिए कहती, मैं पहले ही पूछ लेता भोग क्या क्या लगेगा। माँ हंसकर कहती, जा जा बेचारा, मेरे काम में पूजा भोग की बात कब नहीं उठाता कभी। तो ये लेखक क्या कह रहे हैं कि वो जब सिरचन को बुलाने जाते थे तो ये माँ से पूछते थे कि उनके लिए क्या क्या भोग बन रहे हैं, मतलब सिरचन खाना खाने के लिए आएगा तो उनके लिए क्या क्या भोग बनने वाले हैं। भोग मतलब व्यंजन, खाने के पदार्थ क्या क्या बनने वाले हैं। तो माँ हंसकर उसे कह देती, लेखक को कह देती कि जा जा, ये जो सिरचन है ये बेचारा मेरे काम में पूजा भोग की बात कभी नहीं उठाता, मतलब क्या भोग बना है ये कभी नहीं वो पूछता। पड़ोसी गांव के पंचानन चौधरी के छोटे लड़के को एक बार मेरे सामने ही बेपानी कर दिया था सिरचन ने। ऐसा ये था सिरचन कि उनके घर पर जाने के बाद कोई कुछ पूछता नहीं था कि भोग में क्या लगा हुआ है, ऐसे कभी कुछ पूछता नहीं था। एक और बात ये कह रहे कि पड़ोसी गांव में जो पंचानन चौधरी है, इनके छोटे लड़के को एक बार मेरे ही सामने बेपानी कर दिया था सिरचन ने। देखिए ये क्या किया था उसने। तुम्हारी भाभी नाखून से काट कर तरकारी परोसती है और इमली का रस डालकर कढ़ी तो हम मामूली लोगों की घरवालियाँ बनाती है। तुम्हारी भाभी ने कहाँ से बनाना सीखी है। ऐसा ये पूछता है सिरचन। इसीलिए सिरचन को बुलाने के पहले मैं माँ से पूछ लेता। सिरचन को देखते ही माँ हुलसकर कहती, आओ सिरचन, आज आज नेनू मत रही थी तो तुम्हारी याद आई। ये जो लेखक कह रहे हैं कि ये किसी से भी कुछ भी सवाल पूछ देता था तो इसके कारण इसको बुलाने के पहले माँ से पूछता था मैं
कि सिरचन को सिरचन आ रहा है क्या, मतलब क्या क्या भोग बन रही है, ये सभी सवाल लेखक करते थे। तो ये कह रहे हैं लेखक कि सिरचन को देखते ही माँ हुलस कर कहते कि आओ सिरचन, आज नेनू मत रही थी तो तब मुझे तुम्हारी याद आई, ऐसा ये कह रही है इनकी माँ। घी की खकोरन के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है ना, ये कहती है कि तुम्हें बहुत पसंद है ना ये। और बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है, उसकी ननद रूठी हुई है मोती की शीतल पार्टी के लिए। लेखक की जो माँ है ये कहती है कि तुम्हारे पास मेरे लिए तुम्हारे लिए मेरे पास एक काम है कि मेरी जो बड़ी बेटी है उसके ससुराल से एक संवाद आया है, मतलब एक चिट्ठी आई है कि क्या बना कर देना है, मोती की शीतल पार्टी बनाकर देनी है। उसकी ननद जो है वो रूठी हुई है, तो उसके लिए एक शीतल पार्टी भेजनी है, तो तुम्हें एक शीतल पार्टी बना कर दो, ऐसे इनके कहने का मतलब था कि ये जो इनकी बड़ी बेटी है ये ससुराल से इन्होंने चिट्ठी लिखी है कि उसकी ननद रूठी हुई है और मोती की शीतल पार्टी के लिए, मतलब ये उनको बना के देनी है। मोती की शीतल पार्टी मतलब क्या, पहले मोती मतलब क्या, एक प्रकार की घास होती है। मोती मतलब एक प्रकार की घास होती है, और शीतल पार्टी मतलब चटाई। पार्टी मतलब क्या, चटाई। एक घास एक प्रकार की घास की चटाई इनको बना के देनी है। ये सब कारागिरी ये सिरचन करता था। रंग बिरंगी ये जो बाँस की तीलियों से बनी हुई जो पर्दे होते हैं, टोकरियाँ होती हैं, चटाइयाँ होती हैं, ये सभी ये बनाता था सिरचन। सिरचन अपनी पनियाई जीभ को संभाल कर हंसता, घी की सौंधी सुगंध सूंघकर ही आ रहा हूँ काकी, नहीं तो इस शादी ब्याह के मौसम में दम मारने की भी छुट्टी कहाँ मिलती है। ये सिरचन कहता है कि हाँ मैं घी खाकर ही आ रहा हूँ, घी की सौंधी सुगंध सूंघ कर ही आ रहा हूँ, मतलब मैं घी खाकर ही आ रहा हूँ। आप जब घी बना रही थी तो आपको मेरी याद आई, ऐसा इन्होंने कहा था ना। ये लेखक की माँ ने, उन्होंने क्या था कि मैं जब नेनू मथ रही थी तो तुम्हारी याद आई थी मुझे। तो ये कहता है सिरचन कि हाँ मैं घी की सौंधी सुगंध सूंघ कर ही आ रहा हूँ काकी, नहीं तो इस शादी ब्याह के मौसम में दम मारने की भी छुट्टी कहाँ मिलती है। इनके कहने का मतलब है कि शादी ब्याह के टाइम पे बहुत सारा काम होता है, तो वहाँ पर कोई समय नहीं मिलता। तो आगे देखिए लेखक क्या कह रहे हैं सिरचन के बारे में। सिरचन जाति का कारीगर है, मतलब ये बहुत ही अच्छा कारीगर है। मैंने घंटों बैठकर उसके काम करने के ढंग को देखा है, ये कैसे काम करता है, किस तरह काम करता है, अपनी कौशलता कैसे दिखाता है। एक एक मोती और पटेर को हाथ में लेकर बड़े जतन से उसकी कूंची बनाता। ये जो सिरचन था ये एक एक मोती, मतलब ये घास जो है इसे हाथ में लेकर बड़े जतन से उसकी कूंची बनाता, मतलब ऐसे इकट्ठा करता उसको, फिर कूंचियों को रंगने से लेकर सुतली सुलझाने में पूरा दिन समाप्त। कूंचियों को रंगने से लेकर सुतली सुलझाने में पूरा दिन समाप्त, मतलब ये काम करने में ही पूरा दिन जाता था। काम करते समय उसकी तन्मयता में जरा भी बाधा पड़ी कि गेहूं सांप की तरह फुफकार उठता। ये जो सिरचन है ये बड़े ध्यान लगाते हुए मन से काम करता था, उसकी तन्मयता बहुत ज़्यादा थी उस काम में, और इस तन्मयता को ज़रा भी बाधा पहुंचती, मतलब वो डिस्टर्ब होता अगर, तो ये जो सिरचन है ये सांप की तरह फुफकार उठता, मतलब गुस्सा हो जाता और कहता फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए काम। सिरचन मुँहजोर है, काम चोर नहीं। क्या कहता था ये सिरचन, अगर उसके काम में कोई बाधा आती है, मतलब उसका थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस उसको होता है, तो ये फुफकार उठता, मतलब फुफकार उठना मतलब ऐसे गुस्से में बोलना कि फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए काम, किसी और से करवा लीजिए काम, मुझे तो बहुत सारे काम है। सिरचन मुँह जोर है, काम चोर नहीं, मतलब अच्छे से काम करने वाला है, काम चोर नहीं है, काम न करने वाला नहीं है, ऐसा ये सिरचन कहता था। बिना मजदूरी के पेट भर भात पर काम करने वाला कारीगर। दूध में कोई मिठाई न मिले तो कोई बात नहीं, किंतु बात में जरा भी झाला वह नहीं बर्दाश्त कर सकता। ये जो सिरचन था ये बहुत ही अच्छी तरह से कैसे काम करता था, मजदूरी करता था, मतलब इसका जो कौशल है, ये टोकरियाँ, ये चटाइयाँ बनना, शीतल कपाटी वगैरह बनाना, ये सब ये बहुत ईमानदारी से मेहनत से करता था। लेकिन अगर उसे कोई बोले, मतलब ऐसे कोई गुस्से वाली बात या फिर उसे टोक कर कोई बोले तो उसे ये बिल्कुल
पसंद नहीं आती थी, बात में ज़रा भी झाला वह बर्दाश्त नहीं कर सकता था, ये सह नहीं सकता था। सिरचन को लोग चटोर भी समझते थे। तली बघारी हुई तरकारी, दही की कढ़ी, मलाई वाला दूध, इन सब का प्रबंध पहले कर लो तब सिरचन को बुलाओ। मतलब ये सब खाने में अगर चीज़ें हो तो ही सिरचन को बुलाओ। बहुत अच्छी तरीके से ये इन सभी चीज़ों को खाता था, पसंद करता था। दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा मतलब ये जल्दी से आ जाएगा। खाने पीने में चिकनाई की कमी हुई कि काम की सारी चिकनाई ख़त्म। मतलब खाने पीने में अगर कम हुआ तो काम भी कम, काम अधूरा रखकर ही उठकर खड़ा होगा। ये जो सिरचन था उसे अगर कुछ अच्छा नहीं दिया लोगों ने तो ये काम भी अच्छा नहीं करता था, काम आधा अधूरा रखकर ये खड़ा हो जाता था और कहता था आज तो अब अधकपाली दर्द से माथा टनटना रहा है। मतलब मेरा सिर दर्द कर रहा है, पेनिंग हो रहा है, थोड़ा सा रह गया है, काम जो है वो अभी थोड़ा सा ही रह गया है, किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा। किसी दिन माने कभी नहीं। ये जो सिरचन था ये किस पर गुस्सा होता था, मतलब अगर कोई अच्छे से बात नहीं करता है, बात में अगर थोड़ा सा भी झाला उसको लगता था, मतलब बुरा लगता था किसी से, तो ये बड़ी जल्दी रूठ जाता था। मतलब और ये काम आधा अधूरा रख कर ही उठ जाता था और कहता था कि थोड़ा सा ही रह गया है, अब तो मेरी अधकपाली दर्द से माथा टनटना रहा है, मतलब मुझे सिर दर्द हो रहा है और मैं किसी दिन आकर ये काम पूरा कर दूंगा। लेकिन उसके कहने का मतलब किसी दिन मतलब किसी भी दिन ये नहीं आता था। एक बार समझो गया तो गया। मोती घास और पटरे की रंगीन शीतल पाटी, बांस की तीलियों की झिलमिलाती चिक, सतरंगे डोर के मोढ़े, भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले, हलवाहों के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी टोपी तथा इसी तरह के बहुत से काम हैं जिन्हें सिरचन के सिवा गांव में और कोई भी नहीं जानता। ये सभी जो चीज़ें हैं, ये शीतल कपाटी, बांस की तीलियों की झिलमिलाती हुई चीख, मोढ़े, मूंज, ये रस्सी के बड़े बड़े जाले, ये सभी चीज़ें ये सिरचन जो है ये बहुत ही अच्छी तरीके से बनाता था और ऐसा बनाने वाला गांव में दूसरा और कोई भी नहीं था। यह दूसरी बात है कि अब गांव में ऐसे कामों को बेकाम काम समझते हैं लोग। मतलब इतना ज़्यादा ये कोई खरीदी नहीं करता है, मतलब इसकी खरीदी ज़्यादा नहीं होती है, तो इसके लिए इस काम को बहुत लोग बेकार समझते कि इसमें कुछ सीखने वाला नहीं है, ये बिज़नेस आगे बढ़ने वालों में से नहीं है। इसलिए लोग इसे क्या समझते थे कि ये काम जो है ये बेकाम है। बेकाम का काम जिसकी मजदूरी में अनाज या पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब लोग कहते थे कि ये बेकाम है, इसमें पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन इसमें पैसे देने की ज़रूरत होती है क्योंकि ये कारागिरों को जाता है ये पैसा। मतलब ये जो करते हैं काम, ये कारागिरों के पेट भरने के लिए ये काम करते रहते हैं। तो ये काम कोई बेकाम नहीं होता है। पेट भर खिला दो, काम पूरा होने पर एक आध पुराना धुराना कपड़ा देकर विदा करो, वह कुछ भी नहीं बोलेगा। लोग क्या करते थे कि पेट भर खाना खिला देते थे, काम पूरा होने पर एक आध दूसरा कपड़ा पुराना दुराना कपड़ा दे देते थे और विदा कर देते थे वो। और लोग कुछ भी नहीं कहते थे। ये जो कारागिर लोग होते हैं ये कुछ भी नहीं कहते थे। कुछ भी नहीं बोलेगा ऐसी बात नहीं है। सिरचन को बुलाने वाले जानते हैं सिरचन बात करने में भी कारगर है। सिरचन जो था ये किसी की सुनता नहीं था। मतलब जैसे ये काम में माहिर था अपने, वैसे ये बात करने में भी कारगर था। महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी सिरचन की बात सुनकर तिलमिला उठी। सिरचन की बात सुनकर ये जो इनकी बेटी है महाजन टोले की भज्जू महाजन की बेटी, ये तिलमिला उठती है और कहती है ठहरो, मैं माँ से जाकर कहती हूँ इतनी बड़ी बात। बड़ी बात ही है बिटिया, बड़े लोगों की बस बात ही बड़ी होती है, नहीं तो 2-3 पटेर की पार्टियों का काम सिर्फ खेसारी का सत्तू खिलाकर कोई करवाए भला। ये सिरचन जो है ये बोलने में बहुत कड़वा होता है। मतलब स्पष्ट रूप से ये बातें करता रहता है। ये कहता है कि अगर ये कोई छोटी बात नहीं है कि मैं काम करता और मेरे काम के, मेरे कौशल के पैसे नहीं दिए जाते हैं। ये तो बड़ी बात है बिटिया, बड़े लोगों की बस बातें ही बड़ी होती है, नहीं तो 2 दिन पटेल की पार्टियों का काम सिर्फ खेसारी का सत्तू खिलाकर कोई करवाए। मतलब काम करने के बदले उसको क्या दिया गया, सिर्फ खेसारी का सत्तू दिया गया और इसे खिलाकर उसको विदा कर दिया गया। यह तुम्हारी माँ ही कर सकती है बबूनी, सिरचन ने मुस्कुराकर जवाब दिया था। तो ये सिरचन हंसते हुए कहता है कि ये सिर्फ तुम्हारी माँ ही कर सकती है।
इस बार मेरी सबसे छोटी बहन पहली बार ससुराल जा रही थी। मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को लिखकर चेतावनी दी है, मानू के साथ मिठाई की पतीली ना आए कोई बात नहीं, 3 जोड़ी फैशनेबल चिक और पटेल की 2 शीतल पट्टियों के बिना आएगी मानू तो ये जो भाभी है इनको चिट्ठी लिखी थी दूल्हे ने। दूल्हा मतलब ये मानू का जो विवाह जिससे होने वाला होता है। ये लेखक क्या कह रहे हैं कि इनकी जो छोटी बहन है ये पहली बार ही ससुराल जा रही थी, तो ससुराल जाते वक्त इसको ये सभी चीज़ों की ज़रूरत थी। मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को लिखकर चेतावनी दी थी कि मानू के साथ मिठाई की पतीली ना आए तो कोई बात नहीं है, लेकिन 3 जोड़ी फैशनेबल चिक और पटेर की 2 शीतल पार्टियों के बिना आएगी मानू तो। भाभी ने हंसकर कहा, बैरंग वापस, मतलब इसे वापस भेज दिया जाएगा, ऐसा इनके ससुराल वालों ने कहा था। मानू के ससुराल वालों ने ये सभी मांग की थी कि क्या क्या चाहिए था उनको, फैशनेबल चिक और पटेर की 2 शीतल पाटियाँ, ये सभी चीज़ें उनको चाहिए थी। और ये इनका कहना था कि ये मानू के साथ ससुराल भेज दी जाए। ऐसी चिट्ठी इन्होंने लेखक के बड़े भाई को लिखी थी। तो ये चिट्ठी पढ़कर भाभी कहती है कि बैरंग वापस, मतलब मानू को वापस कर दिया जाएगा। इसीलिए 1 सप्ताह पहले से ही सिरचन को बुलाकर काम पर तैनात करवा दिया था माँ ने। इसकी माँ जो होती है, लेखक की माँ जो होती है, ये क्या करती है, सिरचन को 1 महीने पहले ही बुलाकर ये सभी चीज़ें बनाने के लिए कहती है, देखो सिरचन, इस बार नहीं धोती दूंगी असली मोहर छाप वाली धोती। क्या कहती है ये कि इस बार मैं नहीं धोती दूंगी असली मोहर छाप वाली धोती, मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले देखते ही रह जाए। ये जो माँ होती है ये कहती है कि तुम ऐसा काम करना कि देखने वाले सब देखते ही रह जाए, ऐसी तुम्हारी कारागिरी स्किल्स यहाँ पर यूज़ करना। पान जैसी पतली छुरी से बांस की तीलियां और कमानियों को चिकनाता हुआ सिरचन अपने काम में लग गया। सिरचन ने अपना काम शुरू कर दिया। तो कह दिया इन्होंने कि अच्छी वाली ये बना कर दे। तो ये सिरचन को क्या देगी, मोहर छाप वाली धोती ये देगी, ऐसा ये सिरचन को कहती है। पान जैसी पतली छुरी से बांस की तीलियां और कमानियों को चिकनाता हुआ सिरचन अपने काम में लग गया। सिरचन ने काम शुरू कर दिया। इनकी बेटी को देने के लिए ये कारागिरी अपनी शुरू करता है, ये सभी चीज़ें बनाना ये शुरू कर देता है। रंगीन सुतलियों में झब्बे डालकर वह चीक बुनने बैठा। चीक मतलब ये जो बांस की तीलियों का बना हुआ पर्दा होता है, ये बनने के लिए बैठ जाता है। रंगीन सुतलियों के झब्बे में डालकर ये इन्हें बनाना शुरू कर देता है। 1.5 हाथ की बिनाई देखकर, बिनाई मतलब इनका ये जो बुनने के बाद ये जो पर्दा बनता है, तो ये 1.5 हाथ तक, मतलब थोड़ा सा बनने पर ये देखकर ही लोग समझ गए कि इस बार एकदम नए फैशन की चीज़ बन रही है। बहुत अच्छी तरीके से ये कारागिरी करता था। मछली भाभी से नहीं रहा गया, पर्दे के आड़ से बोली। लेखक की जो मछली भाभी है, मछली मतलब बड़े और छोटे के बीच जो मझला होता है, ये जो मछली भाभी होती है ये कहती है कि पर्दे की आड़ से क्या कहती है, पहले ऐसा जानती थी कि मोहर छाप वाली धोती देने से ही अच्छी चीज़ बनती है तो भैया को खबर भेज देती। ये कहती है कि अगर मैं पहले से ही जानती कि मोहर छाप वाली धोती देनी है आपको तो आप अच्छे काम कर रहे हैं, अगर मैं ये पहले से ही जानती तो मैं अपने भैया को खबर भेज देती। काम में व्यस्त सिरचन के कानों में बात पड़ गई और ये बोल पड़ा, मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज़ नहीं बनती बहुरिया। ये बहुरिया मतलब बहू जी, ये कहता है उन बहू जी से, ये जो मछली भाभी है इनसे ये कहता है कि मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता भी अगर कोई देता है तो इतनी सुंदर ऐसी चीज़ नहीं बनती है। मानू दीदी की काकी की सबसे छोटी बेटी है। मानू दीदी का दूल्हा अफसर आदमी है, इसलिए मैं ये उनके लिए कर रहा हूँ। मानू दीदी के लिए मैं ये सभी चीज़ें बना रहा हूँ, अपनी कारागिरी यहाँ पर दिखा रहा हूँ। मैं ये सभी चीज़ें उनके लिए बना रहा हूँ क्योंकि ये काकी की सबसे छोटी बेटी है। तो आगे देखिए अभी क्या होता है। मंजली भाभी का मुंह लटक गया, मतलब ये निराश सी हो गई, उदास हो गई। मेरी चाची ने फुसफुसाकर कहा, किससे बात करती है बहू, मोहर छाप वाली धोती नहीं, मूंगिया लड्डू। बेटी की विदाई के समय रोज़ मिठाई
जो खाने मिलेगी। देखती है ना, ये कहती है कि मोहर छाप वाली धोती नहीं, सिर्फ मूंगिया लड्डू, मतलब लड्डू का एक प्रकार है। तो ये भी देना है इसके साथ, ये जो बेटी विदा करके जाने वाली है इसके साथ क्या देना है, मूंगिया लड्डू ये भी देने हैं। दूसरे दिन चिक की पहली पाँति में सात तारे जगमगा उठे। 7 रंग के सतभैया तारा, ये जो चिक बनता है दूसरे दिन, ये पर्दा बनता है, इसमें अलग अलग रंग 7 रंग खिल उठते हैं, 7 तारे इस पर बनते हैं। अपने काम में मगन सिरचन को खाने पीने की सुध नहीं रहती, मतलब ये इतना अपने काम में मग्न हो जाता है, व्यस्त हो जाता है कि बहुत अच्छे तरह से ये बनता है कि उसको खाने पीने की कुछ परवाह नहीं होती। ये इतने अच्छे से मन लगाकर ये बनाता है। चिक में सुतली के फंदे डालकर उसने पास खड़े सूप पर निगाह डाली। चिवरा और गुड़ का एक सूखा ढेला। इसने अपने पास पर रखे हुए सूप पर एक निगाह डाली, मतलब उसकी तरफ नज़र उठा के देखा। मैंने लक्ष्य किया कि सिरचन की नाक के पास 2 रेखाएं उभर आई है। तो मैं सिरचन को देख रहा था, तो मैंने देखा कि सिरचन की जो नाक थी, इसके नाक के पास 2 रेखाएं उभर आई थी। 2 रेखाएं मतलब लाइंस वहाँ पर पड़ी थी। मैं दौड़कर माँ के पास गया। माँ, आज सिरचन को कलेवा किसने दिया है? सिर्फ चिवरा और गुड़। ये जो लेखक है ये कहते हैं कि माँ, सिरचन को खाना किसने दिया है? कलेवा मतलब क्या? नाश्ता। कलेवा किसने दिया है? और जो भी दिया है मतलब क्या दिया है? चिवरा और गुड़, मतलब सिर्फ इतना ही खाने को उसको दिया है, चिवरा और गुड़। तो ये माँ क्या कहती है, देखिए। माँ रसोई घर के अंदर पकवान आदि बनाने में व्यस्त थी। पकवान मतलब खाने के पकवान ये बना रही थी माँ अंदर। तो ये क्या कहती है, माँ कहती है, माँ बोली, अरे मंजली, सिरचन को बूंदिया क्यों नहीं देती? मतलब बूंदिया मतलब खाने का प्रकार है, ये क्यों नहीं देती? ऐसा ये पूछती है मंजली भाभी को। इनकी जो माँ है लेखक की, ये पूछती है कि बहुरानी, मंजली मतलब मंजली जो बहुरानी है इनकी, इनसे पूछती है कि सिरचन को तुमने बूंदिया क्यों नहीं दिया? बूंदिया मैं नहीं खाता काकी। सिरचन के मुंह में चिवरा भरा हुआ था। ये चिवरा खाते हुए कहता है, सिरचन की बूंदिया मैं नहीं खाता। गुड़ का ढेला सूप में एक किनारे पर पड़ा रहा अछूता। ये जो गुड़ था इसने सूप में डालकर रखा और वहीं पर ये रख दिया। माँ की बोली सुनते ही मंजली भाभी की भौहें तन गई। भौहें तन गई मतलब ये ऐसे आँख उठा के देखने लगी। मुट्ठी भर बूंदिया सूप में फेंक कर चली गई। ये जो मंजली भाभी थी ये अपनी सासू माँ की बातें सुनते हुए उनकी भाभी की भौहें तन गई। भौहें मतलब ये जो आँखों का ऊपर का हिस्सा होता है, ये ऐसे तान कर ये देखती है कि इनको बूंदियाँ नहीं दी, इसके लिए सासू माँ हमें बता रही है देने के लिए। तो ये मुट्ठी भर बूंदियाँ ये क्या करती है, वहाँ पर सूप में फेंक कर चली जाती है। सिरचन ने पानी पीकर कहा, मंजली बहुरानी अपने मैके से आई हुई मिठाई भी इस तरह हाथ खोलकर बांटती हैं क्या? बस मंजली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। तो ये सिरचन भी बहुत मतलब ऐसे बात करता था। तो इस सिरचन क्या कहता है उसको, जब सूप में फेंक कर ये बूंदिया दे देती है मंजली भाभी, तो ये सिरचन कहता है कि मंजली बहुरानी अपने मैके से जो मिठाई लाती है ये भी इसी तरह हाथ ऐसे खोलकर बांटती है क्या? मतलब ऐसे ही फेंक कर बांटती है क्या? तो ऐसा करने पर इसको बहुत बुरा लगता है मंजली भाभी को, और ये रोने बैठती है, मतलब रोने शुरू हो जाती है। चाची ने माँ के पास जाकर कहा, मुंह लगाने से सिर पर चढ़ेगा ही। किसी के नैहर ससुराल की बात क्यों करेगा वह? ये चाची है, ये लेखक के माँ के पास जाती है और इनको कहती है कि इससे अगर बातें करोगे तो सिर पर ये चढ़ेगा ही, मतलब सिरचन से इतनी बातें नहीं करनी चाहिए, ऐसा इनके कहने का मतलब था। तो ये कहती है कि इतना अगर तुमसे लगाव से रहोगे उसके साथ तो ये सिर पर चढ़ेगा ही। किसी के नैहर ससुराल की बातें क्यों करेगा, मतलब ये इसे नहीं करनी चाहिए। नैहर ससुराल मतलब मायका और ससुराल की बातें नहीं करनी चाहिए, ऐसा इनको कहना है। मंजली भाभी माँ की दुलारी बहू है, दुलारी मतलब प्यारी बहू है, बहुत दुलारी बहू है। माँ तमक कर बाहर आई और सिरचन को क्या कहती है, देखिए माँ, सिरचन तुम काम करने आए हो, अपना काम करो, बहुओं से बदकुट्टी करने की क्या ज़रूरत? जिस चीज़ की ज़रूरत हो मुझसे कहो।
माँ ने भी सिरचन को डांटा। माँ क्या कहती है, तुम यहाँ पर काम करने के लिए आए हो ना, तो तुम काम करो, बहुओं से क्यों बातें करते हो। मंजली भाभी जो रोने लगी थी, तो इस पर ये माँ सिरचन को डांटने लगी कि बहुओं से बात करने की क्या ज़रूरत है, बदकुट्टी मतलब बातें करने की क्या ज़रूरत है। अपनी चीज़ से अपनी कामों में व्यस्त रहो। अगर तुम्हें कोई चीज़ की ज़रूरत है तो तुम मुझसे कहो, ऐसा कहती है माँ। सिरचन का मुंह लाल हो गया। लाल हो गया मतलब क्रोधित हो गया सिरचन। उसने कोई जवाब नहीं दिया। बांस में टंगे हुए अधूरे चिक में फंदे डालने लगा। उसने काम जो अधूरा रखा था ये उसने शुरू कर दिया फिर से। मानू पान से जाकर बाहर बैठक खाने में भेज रही थी। चुपके से पान का एक बीड़ा सिरचन को देती हुई इधर उधर देखकर बोली, सिरचन दादा, कामकाज का घर, 5 तरह के लोग 5 किस्म की बातें करेंगे। तुम किसी की बात पर कान मत दो। ये जो मानू थी, जो ससुराल जाने वाली थी, मायके में रहने के लिए आई थी ये, तो ये चुपके से उसको पान का एक बीड़ा देती है और इधर उधर देखते हुए कहती है कि सिरचन दादा, कामकाज का घर है, 5 तरह के लोग 5 किस्म की बात करेंगे ही। मतलब अलग अलग लोग जो है यहाँ पर एक साथ रहते हैं, तो इनके विचार अलग अलग होंगे ही। तुम किसी की बात का बुरा मत लगाना, मतलब किसी की बात बात पर कान मत दो, मतलब किसी की बात पर बुरा मत मानो, ऐसा ये कहती है सिरचन दादा को। सिरचन ने मुस्कुराकर पान का बीड़ा मुंह में ले लिया। ये जो मानू से दिया हुआ पान का बीड़ा था ये सिरचन खाता है। चाची अपने कमरे से निकल रही थी। सिरचन को पान खाते देखकर अवाक हो गई। सिरचन ने चाची को अपनी ओर अचरज से घूरते देखकर कहा, छोटी चाची, जरा अपनी डिबिया का गमकवा जर्दा खिलाना, बहुत दिन हुए। ये जो सिरचन था ये जब पान खा रहा था तब छोटी चाची ने देखा और चाची अपने कमरे से निकल रही थी, तो इसने देखा कि सिरचन पान खा रहा है। तो ये पान खा रहा हुआ है ऐसा देखकर ये अवाक हो गई, आश्चर्यचकित हो गई। और फिर जब ये सिरचन ने देखा तो ये सिरचन उल्टा उनको क्या कहता है, देखिए। सिरचन ने अपने चाची को अपनी ओर अचरज से घूरते देखकर कहा कि छोटी चाची, ज़रा अपनी डिबिया का गमकवा जर्दा खिलाना, मतलब ये पान में डालने का एक मसाला होता है। तो ये कहता है कि गमकवा जर्दा खिलाना, बहुत दिन हुए खाए नहीं। चाची कई कारणों से जली भुनी रहती थी सिरचन से। गुस्सा उतारने का ऐसा मौका फिर नहीं मिल सकता। झनकती हुई बोली, तुम्हारी बड़ी हुई जीभ में आग लगे, घर में भी पान और गमकवा जर्दा खाते हो, चटोर कहीं के। मेरा कलेजा धड़क उठा, हो गया सत्यानाश। तो ये लेखक क्या कह रहे, देखिए, जब सिरचन ने उनसे मांगा गमकवा जर्दा तो ये गुस्सा उतारने का एक मौका ही मिला जैसे चाची को, क्योंकि ये पहले से उस पर गुस्सा करती थी, सिरचन पर कई कारणों से जली भुनी रहती थी, मतलब गुस्सा करती थी सिरचन पर। और ऐसे में उनको गुस्सा उतारने का मौका जो मिल पड़ा, क्योंकि ये सिरचन उनसे बोलता है कि उन्हें उसे क्या चाहिए, ऐसी डिबिया जिसमें गमकवा जर्दा, ऐसी डिबिया का अपने पास डिबिया का जो गमकवा जर्दा है ये खिलाने के लिए मांगता है। तो गुस्सा उतारने के लिए ऐसा मौका फिर नहीं मिल सकता। तो अपना गुस्सा उतारते हुए ये छोटी चाची कहती है, तुम्हारी बड़ी हुई जीभ में आग लगे, घर में पान और गमकवा जर्दा खाते हो। ये बोलती है कि यहाँ पर क्यों खाते हो, चटोर कहीं के। मेरा कलेजा धड़क उठा, हो गया सत्यानाश। मतलब लेखक को लगता है कि अब झगड़ा होगा शायद। बस सिरचन की उंगलियों में सुतली के फंदे पड़ गए, लेकिन सिरचन अपने काम में फिर से लग गया। मानो कुछ देर तक वह चुपचाप बैठा पान को मुंह में घुलाता रहा, फिर अचानक उठकर पिछवाड़े पीक थूकाया। ये जो सिरचन था ये अपने काम में लग जाता है। कुछ देर तक वह चुपचाप बैठा था और पान को मुंह में घुलाता रहा, मतलब ये पान खा रहा था। और ये पान खाकर होने के बाद ये अचानक से उठकर पिछवाड़े में, मतलब पीछे की तरफ ये जाता है घर के, और अपना पीक थूक आता है, मतलब पान मुंह से थूक आता है। अपनी छुरी, हंसियाँ वगैरह समेट संभाल कर झोले में रखे, टंगी हुई अधूरी चिक पर एक निगाह डाली और हनहनाता हुआ आंगन से बाहर निकल गया। देखिए, ये काम करता तो है लेकिन आधा अधूरा काम ये करता है, क्योंकि उसको वहाँ पर बहुत सारी बातें सुनने को मिलती है। इनके घर पर, लेखक के घर पर, मंजली भाभी भी कुछ कहती है, माँ भी कुछ कहती है, अभी तो चाची ने भी बहुत कुछ उसको सुनाया। तो ऐसी सभी बातें सुनकर इसको बहुत बुरा लगता है। ये अपना काम आधा ही रख कर ये अचानक से उठ जाता है और उठकर पिछवाड़े में जाकर मुँह में जो पान था ये थूक कर आता है और अपनी छुरी, हंसिया वगैरह समेट संभाल कर झोले में रख देता है।
इसके काम के जो भी हथियार है ये सभी अपने झोले में रख देता है और टंगी हुई अधूरी चिक पर एक निगाह डालता है, एक नज़र डालता है और हनहनाता हुआ आंगन से बाहर निकलता है। मतलब ये रूठ जाता है, ये जो सिरचन है ये रूठ जाता है। मानू कुछ नहीं बोली, चुपचाप अधूरी चिक को देखती रही। बेचारी करती भी क्या। उसके घर के सारे लोग जो सिरचन से ऐसे बातें कर रहे थे तो उसको बुरा लगा था, तो ये चुपचाप सी रहती है, चुपचाप अधूरी चिक को ये देखती रहती है। सातों तारे मन पड़ गए। इस चिक में जो 7 तारे बने हुए थे ये ऐसे ही वहाँ पर लटके रहे, क्योंकि ये चिक जो बनी हुई थी ये आधी ही रुक गई थी। माँ बोली, जाने दे बेटी, जी छोटा मत कर मानू, मेले से खरीद कर भेज दूँगी। ये कहती है कि तुम ससुराल जा रही हो, तुम्हें ये साथ ले जाना था, लेकिन अभी करे क्या, सिरचन ने तो काम आधा छोड़ दिया, तो जी मत छोटा करो, मतलब तुम बुरा मत लगाओ, मैं मेले में से खरीद कर तुम्हें ये भेज दूँगी। ऐसा ये कहती है। मैं सिरचन को मनाने गया, लेखक कहते हैं कि मैं सिरचन को मनाने गया, देखा एक फटी हुई शीतल पाटी पर लेटकर वह कुछ सोच रहा है। जब लेखक उसके पास जाते हैं तो सिरचन क्या कर रहा था, एक शीतल पाटी पर लेटे हुए कुछ सोच रहा था। मुझे देखते ही बोला, बबुआ जी अब नहीं, कान पकड़ता हूँ अब नहीं। मोहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूँगा, कौन पहनेगा। ससुरी खुद मरी, बेटे बेटियों को ले गई अपने साथ। बबुआ जी मेरी घरवाली जिंदा रहती तो मैं ऐसी दुर्दशा भोगता। यह शीतल पाटी उसी की बुनी हुई है, इस शीतल पाटी को छू कर कहता हूँ अब यह काम नहीं करूँगा। गांव भर में तुम्हारी हवेली में मेरी कदर होती थी, अब क्या। मैं चुपचाप वापस लौट आया। देखिए यहाँ पर ये जो सिरचन है ये बहुत ही अच्छा कारागिर होता है, लेकिन इसकी जो घरवाली होती है ये अभी ज़िंदा नहीं रहती है, तो इसके लिए उसको बहुत थोड़ा सा दुख रहता है उसके मन में। तो ये जब इनके घर जाता है लेखक के, तो इसको लगता है कि उनके घर तो उसे मान सम्मान मिलेगा, मतलब उसको अच्छे से लोग बर्ताव करेंगे उसके साथ। लेकिन जब लेखक उसको मनाने के लिए जाते हैं तो वो देखते हैं कि ये जो सिरचन था ये एक फटी हुई शीतल पाटी पर लेटकर कुछ सोच रहा था। और उनको देखने के बाद ये सिरचन कहता है कि बबुआ जी अब मैं ये काम नहीं करूँगा, मैं कान पकड़ता हूँ, मतलब दिल से वो कहता है कि मैं ये काम नहीं करूँगा। मोहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूँगा, कौन पहनेगा इसे। ससुरी खुद मरी, मतलब ये अपनी पत्नी को कह रहा है कि ससुरी खुद मरी, बेटे बेटियों को भी ले गई अपने साथ, मतलब ये अपने साथ, मतलब उनके बेटे बेटी भी नहीं होते हैं। बबुआ जी मेरी घरवाली जिंदा रहती तो मैं ऐसी दुर्दशा भोगता। ये कहता है सिरचन की ऐसी मेरी दुर्दशा नहीं होती, अगर मेरी घरवाली जिंदा होती, मतलब मेरी पत्नी अगर जिंदा होती तो मेरी ऐसी दुर्दशा कभी ना होती। यह शीतल पाटी उसी की बुनी हुई है जिस पर ये सिरचन बैठा हुआ था। वो क्या कहता है कि ये जो शीतल पाटी है ये उसी की बनी हुई है। इस शीतल पाटी को छू कर मैं कहता हूँ कि मैं ये काम नहीं अब करूँगा। गांव में तुम्हारी हवेली में ही मेरी कदर होती थी, अब क्या। अब तो वहाँ पर भी नहीं होती, वहाँ पर भी मुझसे कोई ठीक से बात नहीं करता। तो ऐसा कहने पर मैं चुपचाप वापस लौट आया। लेखक कह रहे हैं कि मैं कुछ न कह सका, क्योंकि उनके घर पर सभी लोगों ने ऐसे ही बर्ताव सिरचन के साथ किया था। समझ गया कलाकार के दिल में ठेस लगी है, वह नहीं आ सकता। ये जो कलाकार है ये, मतलब सिरचन जो है उसके दिल में ठेस लगी हुई थी, मतलब उसको बहुत बुरा लगा था, क्योंकि सभी लोग, गांव के सभी लोग जैसे उसको बुरा समझते थे, बेकार समझते थे, वैसे ही बर्ताव ये लेखक के घर के लोग कर रहे थे, उसे ठीक से बातें नहीं कर रहे थे, तो इसके लिए उसको बहुत बुरा लगा था। बड़ी भाभी अधूरी चीख में रंगीन छीट का झालर लगाने लगी। ये जो बड़ी भाभी थी इस अधूरी चीख में, मतलब जो चीख सिरचन ने आधी अधूरी छोड़ी थी, इस चीख में रंगीन छीट की झालर लगाने लगी। यह भी बेजा नहीं दिखलाई पड़ता, क्यों मानूं। मतलब ये कहती है कि अच्छा, यहाँ क्या ये अच्छा दिखता है क्या, मतलब यह क्या कहती है, यह भी बेजा नहीं दिखलाई पड़ता, मतलब इतना भी बुरा नहीं लगता है, ऐसा ये कहती है मानू को। मानू कुछ नहीं बोली बेचारी, किंतु मैं चुप नहीं रह सका। चाची और मंजली भाभी की नज़र न लग जाए इसमें भी। ये जो लेखक है ये कहते हैं कि इसमें
चाची और मंजली भाभी की नज़र न लग जाए। मतलब जब ये सिरचन बना रहा था तो ये चाची और मंजली भाभी ने उसे कुछ बातें की थी जो बातें सुनकर उसको बुरा लगा और ये चला गया था। तो ये कहता है कि लेखक कहते हैं कि चाची और मंजली भाभी की इस पर इनकी नज़र इसको ना लग जाए। मानू को ससुराल पहुंचाने में ही जा रहा था। लेखक कहते हैं कि अभी मानू के ससुराल जाने का वक्त हो गया था, क्यों उसके साथ ये सभी सामान भिजवाना था। ये कारागिर से बनवा कर ये सभी जो चीज़ें थी, शीतल पाटी वगैरह, ये सभी चीज़ें उसके साथ भिजवानी थी। तो इसीलिए सिरचन को कहा गया था, उनकी माँ ने, लेखक की माँ ने उनको कहा था सिरचन को कि ये सभी चीज़ें बना के दे। लेकिन अच्छा बर्ताव न होने के कारण सिरचन अपना काम आधा अधूरा ही छोड़कर चला जाता है। तो अभी मानू के ससुराल जाने का तो समय हो जाता है। तो लेखक कह रहे हैं कि अभी ससुराल जाने में ससुराल पहुंचाने मैं ही जा रहा था। स्टेशन पर सामान मिलाते समय देखा मानू बड़े जतन से अधूरी चीख को मोड़ कर लिए जा रही है अपने साथ। मैंने देखा, लेखक कहते हैं कि मैंने देखा कि मानू अपने साथ इस अधूरी सी चीख को लेकर जा रही है। मन ही मन सिरचन पर गुस्सा हो आया। चाची के सुर में सुर मिलाकर कोसने को जी हुआ। कामचोर चटोर। मतलब लेखक को भी एक क्षण के लिए, एक पल के लिए ऐसा लगा, उस पर गुस्सा आया सिरचन पर कि कैसा कामचोर है ये, कैसा चटोर है, इसने काम पूरा भी नहीं किया, मेरी बहन को आधा ये चीख ले जाना पड़ा। एक क्षण के लिए सिरचन पर गुस्सा आया लेखक को। गाड़ी आई, उतने में ही आ जाती है इनकी गाड़ी जिसे ये जाने वाले होते। सामान चढ़ाकर मैं दरवाज़ा बंद कर रहा था कि प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए सिरचन पर नज़र पड़ी। तो जब गाड़ी आती है तो ये सामान चढ़ाने लगते हैं गाड़ी में। इतने में ही इनकी नज़र क्या होती है, दरवाज़ा बंद करते हुए प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए सिरचन पर पड़ती है। सिरचन प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए आ रहा था और कह रहा था कि बबुआ जी। उसने दरवाजे के पास आकर पुकारा। तो गाड़ी के पास आकर ये बातें करते हैं ये सभी लेखक और ये सिरचन और मानू। तो ये देखिए सिरचन क्या कहता है, बबुआ जी उसने पुकारा। क्या है? मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कहा। झिड़की के स्वर में मतलब ऐसे झिड़कते हुए, मतलब कठोरता से मैंने कहा कि क्या है। सिरचन ने पीठ पर लदे हुए बोझ को उतार कर मेरी ओर देखा। दौड़ता आया हूँ, दरवाज़ा खोलिए। मानू दीदी कहाँ है? एक बार देखूँ, ये कहता है। सिरचन ने अपनी पीठ पर से एक बोझ को उतार दिया और मेरी तरफ देखकर, मतलब लेखक की तरफ, ये कहता है कि मैं बहुत दौड़ता हुआ आया हूँ, दरवाज़ा तो खोलिए, मुझे अंदर आना है, मानू दीदी से बातें करनी है। मानू दीदी कहाँ है? इनको देखना है एक बार, ऐसा ये कहता है सिरचन। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। लेखक के दरवाज़ा खोल देने के बाद ये अंदर आ जाता है। सिरचन दादा, मानू इतना ही बोल सकी। मानू जो दुख में थी, मतलब उसको बुरा लग रहा था कि ये जो शीतल पार्टी थी ये पूरी ना हो सकी। तो ये सिरचन दादा को देखते हुए उन्हें पुकारती है। खिड़की के पास खड़े होकर सिरचन ने हकलाते हुए कहा, हकलाते हुए मतलब बीच में से रुकते हुए बातें करना, हकलाना। यह मेरी ओर से है, सब चीज़ें हैं दीदी, शीतल पार्टी, चिक और एक जोड़ी आसनी कुश की। ये सभी चीज़ें सिरचन जो है वो अपने से, खुद से मानू को देता है। देखिए ये कलाकार बहुत ही अच्छा होता है, मतलब सिरचन जो है वो स्वभाव से, गुण से बहुत अच्छा कारागिर होता है। लेकिन कुछ दुख होने के कारण ये ऐसे बर्ताव करता रहता है, बेकार लोगों को लगता है, लेकिन ये ऐसा नहीं होता है। कारागिर जो होता है ये बहुत ही मन से, अगर कोई कला करना चाहता है तो वो मन से करता है, भले छोटी ही करनी हो या बड़ी करनी हो, किसी से भी करनी हो, किसके लिए भी करनी हो, ये मन से ही करता है। तो देखिए सिरचन जो रूठ कर गया था उनके घर से, लेखक के घर से, वो उसके लिए, उनकी बहन के लिए, लेखक की बहन के लिए ये सभी चीज़ें बना कर देता है। शीतल पाटी, चीक और एक जोड़ी आसनी कुश की। आसनी मतलब बैठने के लिए जो आसन होता है, ये सब बना के खुद से देता है। गाड़ी चल पड़ी। मानू मोहर छाप वाली धोती का दाम निकाल कर देने लगी, क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि ये सब बना कर देने के बाद सिरचन को मोहर छाप वाली धोती मिलेगी। सिरचन ने जीभ को दांत से काट कर दोनों हाथ जोड़ दिए। ये माफ़ी मांगने के स्वर में से कानों को दांत से जीभ को काटा और उसने दोनों हाथ जोड़ दिए कि पैसे नहीं चाहिए। मानो फूट फूट कर रो रही थी। मैं बंडल को खोलकर देखने लगा। ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम
पहली बार देख रहा था। लेखक ने जब ये सभी उससे बनाई हुई चीज़ें देखी तो उनको बहुत अच्छा लगा। बहुत सुंदर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से इसने ये कारीगरी की थी। बहुत प्यार से इसने ये सभी चीज़ें मानू के लिए बनाई गई थी, जो अपने ससुराल जा रही थी। अपने खुद से इसने, सिरचन ने ये सभी चीज़ें उसको दे दी। तो मानू फूट फूट कर रोने लगी। फूट फूट कर रोना मतलब ज़ोर ज़ोर से रोना। तो इस तरह से ये लेसन यहाँ पर ख़त्म होता है, जो लिखा गया था वशिष्ठर नाथ रेणु इनके द्वारा। वशिष्ठर नाथ रेणु की संपूर्ण कहानियाँ इस किताब से, ये पाठ हमें पढ़ने के लिए यहाँ पर दिया गया था। इसके कुछ शब्दार्थ अभी हम देखेंगे। शब्द संपदा। बेगार मतलब बिना मजदूरी दिए ज़बरदस्ती लिया गया काम। मड़ैया मतलब झोपड़ी। चिक मतलब बाँस की तीलियों का बना हुआ पर्दा। मोथी मतलब एक प्रकार की घास। शीतल पाटी मतलब चटाई। मूंज मतलब एक प्रकार का तृण या घास। कलेवा मतलब नाश्ता। मुहावरे। मुँह लाल होना मतलब क्रोधित होना। ठेस लगना मतलब दुखी होना, बुरा अनुभव होना, मन को दुख होना। फूट फूट कर रोना मतलब ज़ोर ज़ोर से रोना। मुंह लटकाना निराश होना, मायूस होना। तो इस तरह से यह लेसन यहाँ पर ख़त्म होता है, जिसमें हमने सिरचन इस व्यक्ति की कारागिरी देखी, एक कलाकार की कारागिरी का महत्व क्या होता है। और ग्रामीण भागों में ऐसी कारागिरी का अभी भी कोई महत्व उतना नहीं है, लेकिन फिर भी आज भी इन सभी चीज़ों का कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा महत्व होता है। लोग आज भी ये सभी चीज़ें बनाकर लेते हैं। ये कारागिरी उतनी ही महत्वपूर्ण है। इन बातों का विश्लेषण इस पाठ में किया गया है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़ एंड गुड बाय।